रिद्धि रिदम की बातों से आहत होकर बोली, सर बेशक हमारी शादी गलती से हुई, बेशक मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन इन सब का ये बिल्कुल मतलब तो नहीं कि आप मेरे कैरेक्टर पे अंगुली उठाओगे। मेरे लिए मेरा कैरेक्टर ही सब कुछ है। और आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं बाहर रंगरेलियां मना रही। रिद्धि बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके इतना ही बोल पाए कि रिदम गुस्से से उसे अपने और करीब लेकर बोला, बुरा लगा न जब हमारी सबसे प्यारी चीज को कोई गलत बोलता है। फिर तुमने तो मेरी शादी ही बदल दी। और जब मुझसे जिस मकसद से शादी की है वो भी करो पूरा, और कुछ पूरा करने में हेल्प मैं भी कर दूंगा। आखिर तुम्हारा ईमान डोला भी तो इसीलिए। इतना कह के रिदम रिद्धि को दीवार से चिपकाकर रिद्धि के कुछ भी बोलने से पहले रिद्धि के सुर्ख गुलाबी होंठों को अपने होंठों से दबाने लगा। वो जुनून के साथ रिद्धि के नर्म नर्म होंठों को चूमे जा रहा था। हर आती सांस के साथ रिदम का किस करने का तरीका भी डीप होता जा रहा था। उसने दोनों हाथों से रिद्धि के दोनों हाथों को दबाया हुआ था। रिदम बहुत देर तक उसके होंठों को चूमता रहा। उसके बाद वो रिद्धि के गले पे किस करने लगा। रिद्धि रिदम की पकड़ से आज़ाद होना चाह रही थी, पर रिदम की मजबूत बॉडी के आगे उसकी एक न चली। रिदम लगातार उसे चूमे जा रहा था। रिद्धि हुले से बोली, प्लीज सर लीव मी, सर प्लीज कोई आ जाएगा, सर प्लीज कोई देख लेगा। रिदम उसके गले पे किस करते करते बोला, आने दो, देखता है तो देखने दो। रिद्धि जैसे तैसे बोल पा रही थी, पर रिदम को जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रिदम रिद्धि के सीने पे किस करते करते अपना एक हाथ रिद्धि के कुर्ते के अंदर ले जाकर उसकी पीठ पे अपनी अंगुलियां फेरने लगा। उसकी अंगुलियां घूमते हुए उसके पेट पे आ गई। रिदम बहुत तेज तेज रिद्धि के पेट को दबाने लगा। रिदम का टच रिद्धि को पिघला रहा था। उसकी सांसें गर्म होने लगी थी। वो खुद को संभाल कर बोली, प्लीज सर स्टॉप इट। रिद्धि का इतना कहना ही था को रिदम ने जोर से अपने दांत रिद्धि के सीने और गर्दन पे चुभा दिए, जिससे रिद्धि के दोनों जगह रेड निशान बन गया था। रिद्धि दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। रिदम ने उसकी आंखों में देखा और उसे गुस्से से धक्का देकर बोला, आगे से मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या हो। रिदम इतना बोला कर गुस्से से अपने केबिन से निकल गया। तारा बहुत देर से रिदम का गेट नोक कर रही थी, पर गेट न खुलने पर वो वापस अपनी जगह आकर बैठ गई और आके देखती है रिदम गुस्से में बाहर निकल गया है। रिद्धि भी अपना होलिया ठीक करती है और बचा हुआ काम करने लगी। वो काम कर रही थी और ऑफिस बंद होने का टाइम आया। तभी पियोन आकर बोला, रिद्धि मैम सर ने बोला है कि आपको 2 घंटे लेट ऑफिस से जाना है, तो मुझे बता देना, आप जाओगी तभी मैं ऑफिस बंद करूंगा। रिद्धि समझ गई थी कि रिदम ने इस क्यों किया है। वो दर्द से मुस्कुराकर बोली, ठीक है। रिद्धि देर तक काम करती रही और काफी देर होने पर वो ऑफिस से निकली। रिद्धि ने देखा बस बंद हो चुकी है और केव करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। मजबूरी में उसने पैदल ही घर जाना शुरू किया। लगभग 2 घंटे का सफर तय करके रिद्धि घर पहुंची। वो डरते डरते घर पहुंची। घर आते आते उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो अपने रूम की ओर जा रही थी कि कविता जी वहां आ गई और कविता जी उसकी हालत देखकर रोई सी हो जाती है और अपने मन में बोली, मेरा बेटा कितना बुरा बिहेव कर रहा है इस मासूम बच्ची के साथ। वो अंदर ही अंदर दर्द से रोने लगी, किंतु अपने आंसू दिखाए बिना वो रिद्धि के पास आए और वो बिना उससे कुछ बोले अपने साथ ले जाती है और उसे खाना खिलाने के लिए टेबल पे ले जाती है। और खाना खाते खाते वो सारी बात रिद्धि से पूछी कि लेट क्यों आई। रिद्धि ने नजरें नीचे करके सब बता दिया। कविता जी को बहुत बुरा लगा, पर वो अभी कुछ बोल नहीं पाई। वो उसको खाना खिलाकर दादी से बात करके सोने भेज देती है। रूम में जाकर वो चेंज भी नहीं करती और थकी हारी होकर सीधा सोफे पे गिर जाती है। वो सोई हुई बहुत मासूम लग रही थी। रिदम को उसे ऐसे देख एक बार तो बुरा लगता है, पर वो शादी का याद कर वापस सो जाता है। सुबह अभी रिद्धि की आंख खुली ही थी कि उसने टाइम देखा। वो घबरा कर उठी और जल्दी से नहाकर बाहर आए और जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि उसे फिर से पैदल ही जाना था, सो वो जल्दी ही घर से निकल गई। सुबह रिद्धि पैदल जाने की वजह से जल्दी घर से निकल जाती है ताकि टाइम से ऑफिस पहुंच सके। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। रिदम के काम के चक्कर में रिद्धि खुद को भी भूल बैठी थी। वो बस ऑफिस जाती और घर। अभी रिद्धि अपने काम में बिजी थी और रिदम दूसरे केबिन में बैठ किसी से फोन पे बात कर रहा था। पता चला उसका क्यों वो इस तरह घर जाती है कर आती है। उधर से आवाज आए, सर रिद्धि के अकाउंट को चेक करवाया है, इसमें से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। रिदम ने सुना तो आश्चर्य से अपनी भौहें सुकड़ा ली, फिर नॉर्मल होकर बोला, और पता चला वो पैसे क्यों निकले और किसको दिए। सर रिद्धि मेम का भाई मिला था उसी दिन उनसे, तो वो सारे पैसे उसी को दे दिए।
इतना सुनकर रिदम ने फोन काट दिया। और तो मैडम को अब लगता है कि अब तो वो खुराना हाउस की बहू बन गई है, अब पैसों की क्या कमी, इसलिए सारे पैसे दे दिए। कोई नहीं, अब उसको असली सजा मैं दूंगा। इतना कहके वो नीचे आया और केबिन में बैठी रिद्धि का हाथ कोहनी से मोड़कर बोला, चलो बहुत हो गया काम, अब मुझे अपनी बीबी के साथ थोड़ा रोमांस करना है। और इतना कहके केबिन से अटैच रूम में ले गया और अंदर से डोर बंद कर लिया। रिद्धि अचानक से हुई इस हरकत को समझ न पाई। दूसरी ओर रिदम ने रिद्धि को रूम लेके सीधा बेड की तरफ धक्का दे दिया, जिससे रिद्धि सीधा बेड पे जाकर गिरी और रिद्धि उठ पाती उससे पहले ही रिदम उसके ऊपर आके झूल कर बोला। रिद्धि अभी बेड से उठ भी नहीं पाई थी कि रिदम उसके ऊपर आधे से ज्यादा झुक गया था। रिद्धि रिदम की इस हरकत को समझ नहीं पाई। रिदम रिद्धि के ऊपर झूला हुआ ही बोला, तो स्टार्ट करे बीबी, अब मुझसे ज्यादा वेट नहीं हो रहा। वैसे भी तुमने शादी के लिए तो बहुत जल्दी दिखाई थी, तो अब मेरे करीब आने में इतनी देरी क्यों? रिदम अपना एक एक वर्ड बहुत ही गुस्से से अपने दांतों को चबा चबा कर बोल रहा था। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे रिदम इतना गुस्सा हो रहा है। रिदम ने रिद्धि के दोनों हाथों को बिस्तर के विपरीत अपने मजबूत हाथों से दबाया हुआ था, जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था, पर रिदम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिद्धि रिदम को कुछ कहने ही जा रही थी कि रिदम वापस बोला, रिद्धि मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, मतलब पहले तो मेरी धोखे से दुल्हन बन गई और उसके बाद अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी भोली माँ को फंस ली, और मेरी दादी जो मुझे इतना प्यार करती है, तुमने उनको भी अपनी बातों में फंसा लिया। इसलिए तुम इतना कॉन्फिडेंस में आकर अपना बैंक अकाउंट खाली करके अपने आप को बेचारी साबित कर रही हो, ताकि माँ और दादी को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और वो बेचारी और भी ज्यादा तुम पे रहम खाकर मुझे तुमको पत्नी मानने को मजबूर कर दे, और उसके बाद तुम मिसेज रिद्धि रिदम खुराना बनकर आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सको, और क्या पता मेरे सारे पैसे लेके भाग भी जाओ। रिदम बहुत ही गुस्से में बोल रहा था और गुस्से की वजह से ही उसने रिद्धि को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथों में दर्द हो रहा था। पर रिदम को रिद्धि के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस गुस्से में अपनी भड़ास निकाले जा रहा था। दूसरी ओर रिदम के केबिन में तारा किसी काम से आई थी, पर उसे रिदम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर रिद्धि भी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो अभी मन में सोच ही रही थी, उसे रिदम के पर्सनल रूम से आवाज आई। रिदम ने रिद्धि को बहुत जोर से पकड़ रखा था, जिससे उसके हाथों में दर्द हो रहा था, जिससे रिद्धि हल्के दर्द के साथ बोली, सर प्लीज लीव मी, बहुत दर्द हो रहा है। और नहीं सर। तारा ने जब आवाज सुनी तो वो रूम के गेट के पास गई, जहां से उसे रिद्धि की आवाज आई। रिद्धि और रिदम एक ही रूम में बंद है, ये बात सोचते ही तारा रिद्धि के बारे में गलत सोचने लगी। वो कुछ और आवाज सुने चुपचाप वहां से चली गई और मन ही मन रिद्धि को गलत समझने लगी। रिदम और रिद्धि दोनों ही बंद कमरे में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और तारा रिद्धि को गिरी हुई समझने लगी। रिद्धि को रिदम ने खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे रिद्धि बहुत आहत हुई। वो रूम से बाहर आकर सीधे केबिन से निकलकर बाहर की तरफ चली गई थी। रिदम भी अपने गुस्से को जब्त करके अपने कपड़े ठीक किए और अपनी केबिन में आकर बैठ गया। तारा ने रिद्धि को बाहर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। रिद्धि एक कोने में जाकर एक पिलर से खड़ी होकर अभी अभी रिदम ने जो भी कहा उसी ले बारे में सोचने लगी। तारा रिद्धि के पीछे से आए, उसे रिद्धि की पीठ ही दिख रही थी। वो धीरे धीरे रिद्धि के पीछे आ रही थी। रिद्धि ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी तारा ने रिद्धि के कंधे पे हाथ रखकर बोला, रिद्धि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तारा ने गुस्से से कहा तो रिद्धि तारा को नासमझी के साथ उसको देखने लगी। तारा बोली, तू वैसे तो बड़ी भोली बनती फिरती है, हमेशा कहती है कि लड़कियों को एक दायरे में रहना चाहिए, और आज तू खुद ही अपने दायरे से दूर जाकर ये सब कर रही है। रिद्धि को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो झुझला कर बोली, क्या कह रही है तारा तू? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या किया है मैंने जो तू इस तरह की बात कर रही है? तारा गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तूने कहा था ना कि अभी अभी तेरी शादी हुई है और तू अपनी नई नवेली शादी में अभी से अपने पति को धोखा दे रही है, और दूसरी तरफ तू रिदम सर के साथ बंद कमरे में। मुझे तो कहने में भी शर्मा रही है, तारा ने थोड़ा नफरत के साथ कहा। रिद्धि आश्चर्य से बोली, तारा क्या बोल रही है तू? हाँ, मैंने तुझे बताया था कि मेरी शादी हुई है अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन तू जो बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है, रिद्धि ने तारा को समझाते हुए कहा। लेकिन तारा ने रिद्धि की एक बात न सुनी, वो गुस्से में वहां से चली गई। दूसरी ओर रिदम का आज रिद्धि की वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया था।
कि उसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो आज रोहन के साथ बाहर चला गया था। रोशन और रिदम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे और रिदम का बिजनेस पार्टनर भी। वो उसके साथ बाहर चला गया, वहीं से वो सीधा घर चला गया था। रिद्धि रिदम के आज के बर्ताव से बहुत दुखी हो जाती है और तारा की बातें उसके दिमाग को सुन्न कर देती हैं। वो भी बहुत परेशान हो जाती है, किसी को अपना दुख बता भी नहीं पाती। वो टाइम होने के बाद ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है। माफ़ करना आप सब लोग, पार्ट पोस्ट करने में देरी हो गई थी। असल में मेरी पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से लिख नहीं पाई थी। आपसे पार्ट रेगुलर देने की पूरी कोशिश रहेगी। अब कहानी आगे। रिद्धि शाम के टाइम ऑफिस से घर के लिए जा रही थी। वो रोजाना की तरह आज भी पैदल ही जा रही थी। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाकर आगे आगे जा रही थी। उसी टाइम रिदम भी रोहन के साथ घर के लिए निकल रहा था कि रोहन ने देखा कि रिद्धि पैदल ही घर की ओर जा रही थी। रोहन ने देखा तो वो गाड़ी रोककर रिदम से बोला, हे रिदम, रिद्धि वो देखो सामने, वो पैदल क्यों जा रही है। बेचारी रिद्धि भाभी। रोहन ने जैसे ही रिद्धि का जिक्र किया, रिदम अपने फोन से नजर हटाकर बाहर देखने लगा, पर जैसे ही रोहन से रिद्धि भाभी कहा, वो गुस्से से रोहन को घूरकर बोला, भूल से भी दोबारा उसे भाभी मत बोल देना, और अब आसपास न देखकर सीधा गाड़ी ड्राइव करने पे ध्यान दे। रोहन ने रिदम के आगे कुछ न बोला, पर मन ही मन सोचने लगा, बेचारी, सच में जब भी देखता हूँ लगता है जो भी रिद्धि भाभी कह रही उस दिन वही सच था। वो सहनाया तो मुझे कभी सही लगी ही नहीं, पर नीता आंटी के आगे जब रिदम झुक गया तो मैं क्या ही बोल पाता। कभी कभी लगता है बेशक गलती से ही सही, पर भगवान ने रिद्धि भाभी को रिदम की पत्नी बनाकर बहुत अच्छा किया है और मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिना इस अड्डू की नज़र में आए। उसको रिद्धि के लिए बहुत बुरा लगता है। रोहन मन ही मन सोचकर फैसला कर लेता है और यही सब में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रिदम घर के बाहर ही उतर जाता है। रोहन अपने घर के लिए कार लेकर निकल जाता है। रिदम घर आया तो देखा सभी लोग हाल में ही जमा थे। वो सबको एक नज़र देखकर अपने रूम में चला गया और आकर अपने कपड़े चेंज करने लगा। रूम में आकर वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और अभी जब उसने रिद्धि को पैदल चलते हुए देखा, उसी सीन को याद करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्यों कर रही है ये लड़की ये सब, और क्यों सह रही है मेरे टॉर्चर, चली क्यों नहीं जाती ये सब छोड़कर। मुझे तो दादी ने मजबूर कर दिया था, पर ये तो आज़ाद है ना, इसे तो कोई नहीं रोकेगा, फिर क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ये मेरे पैसे की वजह से ही मेरे पीछे हो और जानबूझकर ये नाटक कर रही हो, ताकि माँ और दादी की तरह मैं भी उसे माफ़ करके उसे अपनी बीबी का दर्जा दे दूँ। कुछ देर सोचकर वो रूम से नीचे आ गया था खाना खाने। आज पूरा परिवार एक साथ खाने को बैठा था। रिदम के मम्मी कविता जी, पापा प्रतीक जी, दादी नीता चाची, गौतम चाचा और रिदम के छोटे भाई बहन आदित्य, कियारा और गौतम चाचू के बच्चे अदिति और आरव, सभी लोग खाने की टेबल पे आ गए थे। आदित्य, आरव और आदित्य तो बिल्कुल कविता जी की परछाई थे, पर कियारा और रिदम वो दोनों तो नीता के कहे अनुसार ही चलते थे। रिदम और कियारा दोनों ही अपनी माँ से ज़्यादा अपनी चाची को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि नीता ने इन दोनों को बचपन से ही अपनी गोद में खिलाया, तो दोनों बच्चे माँ से ज़्यादा चाची से प्यार करने लगे। और नीता और कविता भी दोनों आपस में बहनों से भी ज़्यादा अच्छे से रहती, इसलिए कभी किसी बात पे दोनों में से किसी को भी कभी कोई बात बुरी नहीं लगती। वही नीता के दोनों बच्चों की जान अपनी बड़ी माँ में बसती थी और एक अकेला आदित्य था जो अपनी माँ की तरह था, यानी पांचों बच्चों में रिदम, कियारा नीता के ज़्यादा करीब थे। वही आदित्य, आरव और आदित्य वो कविता जी के ज़्यादा करीब थे। खैर, पूरा परिवार आज इतने दिनों बाद साथ खाना खाने बैठा ही था कि दादी ने टेबल के पास आकर कहा, रुको, अभी कोई खाना नहीं खाएगा, अभी सब लोग नहीं आए हैं खाने की टेबल पे, और मैंने आज से जो नियम बनाया है उसके हिसाब से तो आज सभी परिवार के सदस्य का होना जरूरी था। कियारा दादी की बात बीच में ही काट कर बोली, तो दादी आ तो गए सब लोग, अब तो कोई नहीं बचा, तो अब खाने में देरी क्यों। कियारा ने मुंह बनाए हुए कहा। दादी थोड़ा गुस्से से बोली, कियारा, अभी घर का एक सदस्य अभी नहीं आया है, उसके आने के बाद ही खाना खाएंगे। कियारा चिढ़ते हुए बोली, दादी सभी तो है, फिर किसका इंतजार है। रिद्धि इस घर की बहू, और घर की बहू ही खाने की टेबल पे साथ न हो तो वाली घर वाले खाना कैसे खा सकते हैं। दादी ने पूरे गुस्से के साथ कहा, जिस पर कियारा भौहें ऊपर करके बोली, क्या कहा दादी आपने। वो 2 कोड़ी की लड़की इस घर की बहू यानी रिदम भाई की बीबी, आप उस पीए की बात कर रही हो। तो सुनो दादी, जब भाई उसे अपनी बीबी ही नहीं मानते तो आप उसे अपनी बहू कैसे मान सकती है।
कविता जी कियारा की बात से गुस्सा होकर बोली, कायों इससे बात करते हैं अपने बड़ों से। और क्या तुम अपनी भाभी के लिए इस तरीके की वर्ड बोल रही हो? तुम अपनी तमीज भूल गई हो। कविता जी पूरे गुस्से से बोली, जिस पर नीता जो अब तक चुप खड़ी थी वो भी बोली, क्या गलत बोला है हमारी कायू ने? सही तो कहा है, वो 2 कौड़ी की पिए, वो रिदम की पिए है, न कि उसकी बीबी। और किसी के भी कहने से वो रिदम की बीबी नहीं बन जाएगी। अरे जब रिदम खुद उसे अपनी बीबी नहीं मानता, वो आज भी उसे अपनी पिए ही मानता है, तो आप लोग कैसे उसे घर की बहू मान सकती है? नीता तर्क देते हुए बोली। अचानक रुककर बोली, माँ और दीदी आप दोनों मत भूलो, रिदम उस लड़की से 6 महीने बाद तलाक ले लेगा। उसने जो धोखे से रिदम से शादी की है, उस वजह से वो अभी सहनाया को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला पाया है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी भी सड़क चलती लड़की को रिदम की बीबी बना दो। घर में बहस होते देख प्रतीक बोला, माँ नीता कविता आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? और वैसे भी उस लड़की के खिलाफ हमें पूरी तरीके से गलत होने के सबूत नहीं मिले हैं, तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक कोई भी रिद्धि के बारे में कुछ न बोलेगा। दरवाजे पे खड़ी रिद्धि ये सब सुन रही थी। थकान और परेशानी के मारे उसके पैर टूटे जा रहे थे, चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, पर फिर भी घर के अंदर हो रही बहस को देख उसके कदम वहीं ठहर गए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसको बेहोशी सी आने लगी थी। तभी उसने सहारे के लिए पास की दीवार को पकड़ना चाहा, जिसकी वजह से पास में रखा फ्लावर पॉट गिर गया, जिससे सबका ध्यान गेट की ओर गया। रिद्धि को देखते ही नीता अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गुस्से से फत्ते हुए बोली, देखते हैं बेचारी रिद्धि को अभी और क्या क्या सुनना बाकी है। कोई उसके आंसू भी पोंछेगा या सबको उसको बस आंसू ही देते रहेंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करो।